आधी रात का समय था। घर के अंदर दो बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बाहर खिड़की से बहुत सारे ज़ॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एक ज़ॉम्बी घर के अंदर की हलचल देखकर खिड़की के पास आ गया। घर का कुत्ता तुरंत सतर्क हो गया और भौंकने लगा। बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन खिड़की पर दिख रही वो टेढ़ी मेढ़ी परछाई अचानक गायब हो चुकी थी। असल में दोनों बच्चों को इस खतरे के बारे में पहले से पता था। वे यूं ही खाली नहीं बैठे थे। उन्होंने जानबूझकर घर में एक बहुत बड़ी बुलेट प्रूफ खिड़की लगाई थी ताकि आसपास के ज़ॉम्बी उसी तरफ आकर्षित हो। घर के चारों तरफ कई तरह के जाल भी लगाए गए थे। इन जालों का मकसद ज़ॉम्बी को मारना नहीं था, बल्कि दूसरे बचे हुए इंसानों को डराना था, ताकि कोई भी इस सुरक्षित घर के पास आने की हिम्मत न करे। इस घटना को हुए कई साल गुजर चुके थे, जब दुनिया खत्म होने जैसी हालत में पहुंच गई थी। ऐसे समय में अगर किसी के पास इतना सुरक्षित घर और ढेर सारा सामान हो, तो लुटेरे या दूसरे बचे हुए लोग जरूर हमला करते हैं। इन दो बच्चों के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल थी। खराब माहौल में जीते जीते जियाओजी नाम का लड़का अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा समझदार और मजबूत बन चुका था, लेकिन फिर भी कुछ बहादुर या लालची लोग उनके घर तक पहुंच ही जाते थे। एक दिन एक आदमी गाड़ी चलाकर वहां आया और शाओजी को परखने लगा। शाओजी ने तुरंत एक खिलौनों का बॉक्स उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। वो आदमी थोड़ी देर तक देखता रहा, लेकिन फिर उसे लगा कि यहाँ शायद कोई बड़ा इंसान नहीं है। फिर भी वो सावधान रहा और कुछ मजाक उड़ाकर वहाँ से चला गया, लेकिन असल में वो सिर्फ अस्थायी तौर पर पीछे हटा था। कुछ समय बाद वह अपने साथियों को लेकर फिर वापस आ गया। कई दिनों तक उन्होंने आसपास की निगरानी की और उन्हें यकीन हो गया कि यहाँ कोई बड़ा खतरा नहीं है। इस दौरान शाओजी ने झूठ बोला कि उसके माता पिता शहर में सामान ढूंढने गए हैं, लेकिन वे लोग उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे थे। आखिरकार वे जबरदस्ती घर के अंदर घुस गए और तलाश शुरू कर दी। घर के अंदर बहुत सारा खाना था, जो शाओजी की बात से बिल्कुल अलग था। अब दोनों लुटेरे पूरी तरह निश्चिंत हो गए और घर के अंदर आराम से रहने लगे। कुछ दिनों बाद कुत्ता अचानक जोर से भौंकने लगा। क्या वो समय आ गया था? शाओजी ने तुरंत अपनी बहन को पकड़ा और अलमारी के पीछे बने गुप्त कमरे में ले जाकर छुपा दिया। उधर दूसरी तरफ अचानक उस आदमी और औरत ने देखा कि खिड़की के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हो गए हैं। उन्हें लगा कि घर की रोशनी उन्हें आकर्षित कर रही है, इसलिए उन्होंने तुरंत लाइट बंद कर दी। लेकिन तभी अचानक कुछ घर के अंदर घुसने लगा। आदमी घबराकर तुरंत घर से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि उसका साथी पहले ही जमीन पर गिर चुका था। और कुछ समय बाद दोनों बच्चे फिर से घर के दरवाजे के पास खेलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इससे पहले जो आदमी और औरत वहाँ आए थे, वे अचानक बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे, जैसे कि वे कभी वहाँ आए ही नहीं थे। उसी समय जंगल में एक खतरनाक चेहरे वाला आदमी घूम रहा था। दुनिया खत्म होने के बाद भी वह अकेले जंगल में घूमने की हिम्मत कर रहा था। कुछ ही देर में ज़ॉम्बियों का एक झुंड उसके सामने आ गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर भागने के बजाय सीधा उन पर हमला कर दिया। थोड़ी ही देर बाद वो आदमी बिना किसी चोट के जंगल से बाहर निकल आया। इससे साफ था कि वह बहुत ताकतवर और अनुभवी इंसान है। चलते चलते वो उस दिशा में पहुंच गया जहां सेफ हाउस बना हुआ था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे आसपास कई तरह के जाल दिखाई देने लगे। थोड़ी दूरी पर उसे वो सुरक्षित घर भी दिख गया। तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक छोटी लड़की पर पड़ी और वो थोड़ा हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि इतनी छोटी लड़की इस खतरनाक दुनिया में कैसे जिंदा है। अगले ही पल उसने देखा कि लड़की के हाथ में वही खिलौनों वाला बॉक्स है। असल में वो बॉक्स सिर्फ खिलौना नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक खतरनाक जाल लगा हुआ था। दोनों भाई बहन अक्सर अपनी मासूम शक्ल का इस्तेमाल करके दुश्मनों को धोखा देते थे। इस बार तो अनुभवी योद्धा थंडर भी उनके जाल में फंस गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को घर के बाहर बर्फ में पड़ा हुआ पाया। उसके शरीर पर खून लगा हुआ था और वो बुरी तरह घायल था। वहीं पास में खड़ी छोटी लड़की उसे बहुत सावधानी से देख रही थी। थंडर समझ गया कि यहाँ सिर्फ यही दो बच्चे रहते हैं। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी अचानक मौजूदगी से बच्चों को गलतफहमी हो गई है, इसलिए उसने शांत रहते हुए कहा कि उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं है। वह बस अपने हथियार वापस लेना चाहता है और फिर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन लड़की ने समझ लिया कि वह आदमी उनके सामान को लूटने नहीं आया है, फिर भी उसने उसे जाने नहीं दिया। इसका एक कारण ये था कि वह आदमी पहले स्पेशल फोर्स का सैनिक रह चुका था, इसलिए वो उनकी सुरक्षा में मदद कर सकता था। और दूसरा कारण यह था कि उस सेफ हाउस को सच में किसी ताकतवर इंसान की जरूरत थी। दरअसल शाओजी की माँ एक वैज्ञानिक थी। एक जरूरी मिशन के कारण वो काफी समय पहले इस जगह को छोड़कर चली गई थी। सेफ हाउस का पावर जनरेटर एक खास मशीन से जुड़ा हुआ था, जो दौड़ने वाली मशीन जॉगर की तरह काम करती थी। ये मशीन इंसान के शरीर की ताकत को बिजली में बदल देती थी, लेकिन शाओजी की ताकत इतनी नहीं थी कि वो लंबे समय तक दौड़ सके, इसलिए अक्सर घर की बिजली बंद करनी पड़ती थी। शाओजी ने थंडर से एक वादा किया। उसने कहा कि जब तक उसकी माँ वापस नहीं आती, अगर थंडर रोज मशीन पर दौड़कर बिजली बनाता रहेगा, तो बदले में उसे रहने की जगह, खाना और जाने से पहले कुछ सामान और उसके हथियार भी वापस दे दिए जाएंगे। इस तरह थंडर उस सेफ हाउस में रहने लगा। हर दिन उसे बिजली बनाने के लिए बहुत देर तक दौड़ना पड़ता था, लेकिन इसी दौरान वह दोनों भाई बहन के साथ घुलने मिलने भी लगा। धीरे धीरे वो जगह उसे सच में घर जैसी लगने लगी। लेकिन थंडर को ये नहीं पता था कि शाओजी उसके बारे में कुछ छुपा रही है। वह यहाँ तक कि कभी कभी उसकी अपनी ही बिस्तर पर सो जाती थी। इससे साफ था कि इस घर में कोई न कोई राज जरूर छुपा हुआ है। और कुछ ही समय बाद थंडर को भी महसूस होने लगा कि यहाँ कुछ सही नहीं है। कमरे की दीवारों पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जगह पर किसी ज़ॉम्बी को
को कैद करके रखा गया हो। थंडर यही सब सोच ही रहा था कि तभी सामने से एक जोरदार गर्जने की आवाज सुनाई दी। उसने सावधानी से ऊपर देखा, तभी उसे घर के सामने एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी और एक आदमी बंदूक लेकर घर के आसपास घूम रहा था। ये देखकर थंडर तुरंत कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उधर शाओजी तुरंत छिप गया और जल्दी से घर की तरफ भागा। दुश्मन के उसकी बहन को देखने से पहले ही वह उसे अपने साथ अंदर ले आया। कुछ देर बाद वह आदमी बिना कुछ किए वहाँ से चला गया। इस घटना के बाद शाओजी ने भी थंडर पर भरोसा करना शुरू कर दिया और उसने उसके हथियार भी उसे वापस दे दिए। लेकिन इससे हालात ज्यादा सुरक्षित नहीं हुए। ये जगह दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही थी। यहाँ अक्सर लोग मर जाते थे और कई बार बचे हुए लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती थी। इसी वजह से थंडर ने दोनों बच्चों को सलाह दी कि वे उसके साथ यहाँ से कहीं और चले जाएं, ताकि उन्हें हर दिन डर और खतरे के बीच जीना न पड़े। लेकिन तभी अचानक उसकी बहन की आवाज सुनाई दी। दरअसल पहले जो आदमी आया था वह इस बार अपने 2 और साथियों को लेकर वापस आ गया था। इस बार समस्या और भी बड़ी थी, क्योंकि इस बार तीनों के पास बंदूकें थी और बाहर खेल रही छोटी बहन भी उनके सामने आ गई थी। दोनों तरफ की ये स्थिति देखकर तीनों गुंडे हंसने लगे। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। रैगर थंडर घबराकर अपनी बहन को पुकारने लगा और उसी समय गोलीबारी शुरू हो गई। एक एक करके दुश्मन मारे जाने लगे। आखिरी आदमी भी गोली चलाने ही वाला था कि अचानक दूर खड़ी एक औरत ने बंदूक उठाई और उसे तुरंत मार गिराया। उसी समय शाओजी को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, लेकिन रैगर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आवाज उससे दूर होती जा रही है। असल में वह भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो चुका था। कुछ ही देर में उसकी चेतना धुंधली पड़ने लगी और वह बेहोश हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद वह अचानक फिर से जाग गया। हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर के सारे घाव पूरी तरह गायब हो चुके थे। शाओजी का परिवार जो उसके पास ही खड़ा था उसे होश में आते देखकर बहुत खुश हो गया। फिर ऐना ने उसे पूरी सच्चाई बताई। असल में इस वायरस से संक्रमित ज्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाते हैं और उनके शरीर की पुरानी बीमारियां और चोटें भी पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। वैज्ञानिक लोग ऐसे इंसानों को चेंजर कहते हैं। शाओजी को भी पहले किडनी कैंसर था, इसलिए उसे भी मजबूरी में इस वायरस से संक्रमित होना पड़ा था। खुशकिस्मती से वह भी एक चेंजर बन गया, लेकिन इस शक्ति के साथ एक बड़ी कमी भी थी। लेकिन चेंजर बनने का एक नुकसान भी था। कभी कभी वे कुछ समय के लिए अपना नियंत्रण खो देते हैं। उस दौरान वे किसी को भी मार सकते हैं और खुद पर काबू नहीं रख पाते। जिस चीज को थंडर ने पहले कमरे में देखा था, असल में वो वही इंसान था जो म्यूटेशन के समय खुद को बंद कर देता था ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। आमतौर पर यह म्यूटेशन 20 दिन से 1 महीने के बीच होता है, लेकिन इसका समय बिल्कुल तय नहीं होता। इसी वजह से उन्होंने एक बहुत सतर्क और समझदार कुत्ते को ट्रेन किया था, ताकि जैसे ही म्यूटेशन का समय आए वो पहले ही सबको चेतावनी दे सके। कुछ समय बाद रैगर थंडर ने पहली बार किसी चेंजर के म्यूटेशन का अंत अपनी आंखों से देखा। कुछ दिनों के बाद वह इंसान फिर से होश में आ गया, लेकिन इस समय रैगर के मन में सिर्फ एक ही सवाल था। वह यह जानना चाहता था कि क्या उसका परिवार भी चेंजर बन गया है या नहीं, क्योंकि जब पहली बार वायरस फैला था तब उसने अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया था। उस समय उसने दर्द सहते हुए खुद ही उन्हें मार दिया था, क्योंकि वे ज़ॉम्बी बन गए थे। लेकिन अब ऐना भी ये तय नहीं कर सकती थी कि वे चेंजर बने थे या नहीं, क्योंकि हर इंसान में म्यूटेशन का समय अलग अलग होता है। किसी में ये कुछ दिनों में, किसी में कुछ हफ्तों में और कभी कभी कई महीनों बाद भी हो सकता है। ये सुनकर रैगर के दिल में फिर से उम्मीद जाग गई। उसे लगा कि अगर उसका परिवार सच में चेंजर हुआ होगा तो शायद वे दोबारा जिंदा हो चुके होंगे। ये सोचते ही वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और उन्हें देखने वापस जाने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले उसने वादा किया कि चाहे जो भी नतीजा निकले वो फिर से वापस आकर इन बच्चों से जरूर मिलेगा। लेकिन उसके जाने के कुछ ही समय बाद बहुत सारे लोग उस इलाके की तरफ आने लगे। वे लोग सुरक्षित इलाके की ओर बढ़ रहे थे। रैगर ने उनसे अलग रास्ता चुनकर पुराने खतरनाक रास्ते से वापस जाने का फैसला किया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसी रात बहुत सारे लोग उस सेफ हाउस की तरफ आ रहे थे। वे लोग सामान चुराने नहीं आए थे। असल में लाओ मा नाम का आदमी आसपास के एक बड़े ग्रुप का नेता था। उसे पता चल गया था कि शाओजी पहले एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित था, लेकिन अचानक ठीक हो गया और लाओ माँ की बेटी भी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। इसलिए उसे लगा कि ऐना के पास शायद कोई जादुई दवा है जो लोगों को ठीक कर सकती है। इसी वजह से वो उस दवा को लेने यहाँ आ गया। जल्द ही ऐना को पकड़ लिया गया। हालांकि दोनों भाई बहन कमरे में छिपे हुए थे, इसलिए अभी वे सुरक्षित थे। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर तलाशी चल रही थी, इसलिए ज्यादा देर तक छिपे रहना मुश्किल था। पूरे घर की तलाश की गई, लेकिन उन्हें कोई दवा नहीं मिली, क्योंकि असल में ऐसी कोई दवा थी ही नहीं। फिर भी ऐना ने सच बताने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसके लिए सबसे जरूरी उसका परिवार है और वह उनके लिए कुछ भी कर सकती है। उसी समय रैगर आखिरकार वहाँ वापस पहुँच गया, लेकिन जैसे ही वह घर के पास पहुँचा उसने देखा कि दरवाजे पर कई बंदूकधारी खड़े हैं। यह देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि ऐना और बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। खुशकिस्मती से रैगर को उस जगह का भूगोल अच्छी तरह पता था, इसलिए वो घर के पीछे वाले एक छोटे साइड दरवाजे से चुपचाप अंदर घुस गया और अंदर जाकर उसने एक छुपा हुआ खजाना खोज लिया। छोटी बहन जो सीक्रेट रूम में छिपी हुई थी, उसे मौका मिल गया कि वो उसी समय ऐना को बचा सके। उधर बाहर 2 गद्दार पहरा दे रहे थे, लेकिन अगले ही पल उनमें से एक अचानक गायब हो गया जब दूसरा साथी उसे ढूंढने लगा। तभी तक थंडर घर के अंदर फैले हुए कई लोगों को खत्म कर चुका था, लेकिन जैसे ही वो लाओ माँ को
मारने वाला था। उसे देख लिया गया। डरी हुई छोटी बहन को देखकर थंडर ने उसे शांत रहने का इशारा किया। फिर उसने अचानक खुद को ही चाकू मार लिया। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। असल में यह सब वह एक बड़ी योजना के तहत कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर छोटी बहन एना को लेकर वहाँ से निकल गई। लेकिन अब किसी के पास उनके बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि बाहर मौजूद लोगों को शक होने लगा था कि अंदर कुछ गड़बड़ है। लेकिन जैसे ही वे लोग अंदर जाने वाले थे, जमीन पर पड़ा थंडर अचानक पूरी तरह बदल गया। अगले ही पल उसने 2 लोगों को तुरंत मार डाला। ये देखकर लाओ माँ भी घबरा गया और उसने अपने साथियों को सतर्क कर दिया। कुछ ही देर में पूरा कमरा फिर से खामोश हो गया। लेकिन इस बार एना और दोनों बच्चे खुश नहीं थे, क्योंकि अब थंडर खुद ही एक बड़ा खतरा बन चुका था। खुशकिस्मती से उनके पास छिपने के लिए सीक्रेट रूम था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे लोग जल्दी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उसी समय बहुत सारे लोग उस इलाके में पहुंच चुके थे। किसी को नहीं पता था कि थंडर को फिर से होश आने में कितना समय लगेगा। इस बीच सेफ हाउस पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और आसपास का इलाका लाशों से भरा पड़ा था। एना ने जल्दी से बंदूक उठाई और चारों तरफ तलाश करने लगी। खुशकिस्मती से वह पूरा गैंग वहाँ से जा चुका था, और क्योंकि थंडर अभी भी बेहोश था, इसलिए वे लोग बस एक नोट लिखकर वहाँ छोड़ सके। उस नोट में उन्होंने अपनी नई जगह और जाने की जानकारी लिख दी, क्योंकि अब ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं रही थी। इसी दौरान एना को रिसर्च इंस्टीट्यूट से एक नई जानकारी मिली। पता चला कि चेंजर बनने के और भी खतरनाक साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब बस यही उम्मीद थी कि थंडर जल्द ही होश में आए और वो ये नोट पढ़कर उनके पास वापस आ जाए। लेकिन इस खतरनाक सफर में आगे क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना। नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।